जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आज की जो क्लास है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। आज की क्लास चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है और उसका ये थर्ड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है। इसके 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, तो पहले आप उन पार्ट को जाके विजिट कीजिए, उसके बाद थर्ड पार्ट कीजिए, क्योंकि सीरियल वाइज आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये सभी आपको वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप लोग विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में। जितनी भी है एएनएम से रिलेटेड वीडियो सारी उसमें मिल जाएंगी आपको। तो बहुत ही शानदार बेहतरीन कंटेंट है आपके लिए और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं आए हुए हैं, एमपी, यूपी, राजस्थान, तो इस तरह ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे। और ये आज थर्ड पार्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। क्वेश्चन है, हृदयी विसंगतियों वाले अधिकांश बच्चों में एक सामान्य प्राप्ति या फाइंडिंग है। आपको बताना है कि हृदयी विसंगतियों वाले अधिकांश बच्चों में एक सामान्य प्राप्ति फाइंडिंग है। ऑप्शन ए मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन बी साइनोसिस, ऑप्शन सी हृदयी विसंगतियों का पारिवारिक इतिहास, ऑप्शन डी विमंदित शारीरिक वृद्धि। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं 38 टॉपिक्स, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, विमंदित शारीरिक वृद्धि। विमंदित शारीरिक वृद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, शिशु के शरीर में द्रव की मात्रा होती है। आपको बताना है शिशु के शरीर में द्रव की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपनी तैयारी को जांच नहीं पाएंगे। क्योंकि रिवीजन करने से समझ में नहीं आता कि आपने कितना रिवीजन किया है, कितना नहीं किया है। तो रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी सेट लगाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 60%। कितना होता है? 60%। शिशु के शरीर में द्रव की मात्रा कितनी होती है? 60%। राइट आंसर ऑप्शन सी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, आयु जिस पर बच्चे का वजन जन्म के समय वजन का दुगना हो जाता है, वो कौन सी आयु है जिस पर बच्चे का वजन जन्म के समय वजन का दुगना हो जाता है? ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 9 माह। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसमें कहने का मतलब है कि वह आयु कौन सी है जिस पर बच्चे का वजन जन्म के समय के वजन का दोगुना होता है। जैसे जन्म के समय बेबी का वजन 2.5 kg है, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 kg। अगर 3 kg है तो कितना हो जाएगा? 6 kg हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें यही आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म के समय के वजन का दोगुना हो जाता है, तो 6 मंथ में। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एवगार स्कोर में कौन सा जैविक चिन्ह सम्मिलित नहीं है? आपको फाइंड करना है कि एवगार स्कोर में कौन सा जैविक चिन्ह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी हृदय दर, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी तापमान। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एवगार स्कोर है उसमें क्या क्या देखते हैं? 5 चीज़ें देखते हैं। कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं? कलर देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, रिस्पायरेशन रेट देखते हैं, रिफ्लेक्स देखते हैं, और क्या देखते हैं? रिफ्लेक्स चेक करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है,
मसल टोन चेक करते हैं कि क्या चेक करते हैं, मसल टोन। तो ये 5 चीज़ें अबगार स्कोर में चेक करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तापमान, टेम्परेचर इसमें नहीं देखते हैं। क्या? टेम्परेचर इसमें नहीं देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो क्या क्या देखते हैं? कलर देखते हैं, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट, रिफ्लेक्स और मसल टोन। क्या देखते हैं? मसल टोन देखते हैं। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अबगार स्कोर में असेस करते हैं, टेम्परेचर को हम असेस नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नवजात शिशु में शरीर क्रियात्मक पीलिया कब प्रकट होता है? नवजात शिशु में शरीर में क्रियात्मक पीलिया कब प्रकट होता है? ऑप्शन ए, जन्म पर, ऑप्शन बी, 2 सप्ताह पर, ऑप्शन सी, दूसरे दिन, ऑप्शन डी, जन्म पश्चात प्रथम सप्ताह। आप सभी को पता है जो जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है वो 2 तरह का होता है, पैथोलॉजिकल होता है और फिजियोलॉजिकल होता है। कौन कौन सा होता है? पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो आपको बताना है कि क्रियात्मक पीलिया कब प्रकट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, दूसरे दिन। कब होता है? दूसरे दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है जीवित टीके का उदाहरण है। आपको बताना है जीवित टीके का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए, बीसीजी, ऑप्शन बी, मीजल्स, ऑप्शन सी, हैजा, ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो आपको बताना है जीवित लाइव वैक्सीन कौन सी है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर लीजिए कहीं पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। ए एंड बी दोनों, बीसीजी और मीजल्स, ये दोनों लाइव टीके या लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। एग्जाम में पूछ सकता है, इस तरह पूछता है कि मिक्स्ड कंबाइंड टीका कौन सा है और लाइव टीका कौन सा है या फिर मृत टीका कौन सा है, ऐसे भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण एक नवजात बालिका में सामान्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण एक नवजात बालिका में सामान्य है? ऑप्शन ए, प्रथम 24 घंटों में मिकोनियम का निष्कासन, ऑप्शन बी, आराम के समय श्वसन दर 70 प्रति मिनट, ऑप्शन सी, 12 घंटे की आयु पर त्वचा का पीला रंग, ऑप्शन डी, नाभि से रक्तस्राव। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण एक नवजात बालिका में सामान्य है। आपको फाइंड करना है, बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रथम 24 घंटों में मिकोमियम का निष्कासन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है जन्म के पश्चात 1 वर्ष के दौरान शिशु का वजन सामान्यतः हो जाता है, कितना हो जाता है? ऑप्शन ए, स्थिर रहता है, ऑप्शन बी, 2 गुना होता है, ऑप्शन सी, 3 गुना होता है, ऑप्शन डी, 4 गुना होता है। आपको बताना है कि जन्म के पश्चात 1 वर्ष के दौरान शिशु का वजन सामान्यतः हो जाता है, कितना हो जाता है, वही आपको फाइंड करना है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आप लोग आंसर नहीं करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हमेशा प्रॉपर आंसर करते हैं और प्रॉपर एक कमेंट भी करते हैं, बताते हैं कि क्लास अच्छी है, कैसी है, हेल्पफुल है या नहीं है, और बाकी अपना आंसर भी करते हैं और अपना स्कोर भी बताते हैं कि मेरा स्कोर कितना रहा, 30 में 28 रहे या 50, जो भी रहता है, 15 रहता है, 20 रहता है, 25 रहता है, सभी अपना बताते हैं। क्योंकि इससे होता ना, जब सभी क्वेश्चन बच्चे अपना स्कोर बताते तो अच्छा लगता है कि हाँ कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ रहा है। तो आप प्लीज़ आप लोग भी अपना स्कोर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, तिगुना। कितना हो जाता है? तिगुना हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक टॉडलर को पॉपकॉर्न व नट्स नहीं देने चाहिए क्योंकि ये एक टॉडलर की एज कब की होती है? 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उनको टॉडलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चे को टॉडलर बोलते हैं। तो इन्हें पॉपकॉर्न व नट्स नहीं देने चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं? ऑप्शन ए, बच्चे की भूख को बिगाड़ देते हैं, ऑप्शन बी, आसानी से अंतः चूसित हो जाते हैं, ऑप्शन सी, बहुत कम भोजन मूल्य रखते हैं, ऑप्शन डी, दांतों में सड़न पैदा करते हैं। क्यों नहीं देने चाहिए, उसका क्या रीज़न है, बताइए आप लोग। क्योंकि पॉपकॉर्न सभी को बहुत अच्छे लगते हैं और आपको पता होगा कि जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने पॉपकॉर्न पे कितना ज़्यादा जीएसटी लगा रखा है।
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, आसानी से अंतः चूसित हो जाते हैं, चूसित हो जाते हैं, आसानी से अंतः चूसित हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। एक टॉडलर को पॉपकॉर्न व नट्स नहीं देने चाहिए क्योंकि ये आसानी से अंतः चूसित हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे नोट कर लीजिए कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, पोलियो के टीके को कितने तापमान पर संरक्षित रखना चाहिए? पोलियो के टीके को कितने तापमान पर संरक्षित रखना चाहिए? ऑप्शन ए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -2 से -8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो आपको बताना है पोलियो के टीकों को कितने तापमान पर संरक्षित रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए क्योंकि जो आशा एनम होती हैं उनका सबसे ज़्यादा वर्क इम्यूनाइजेशन में लगता है। तो उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में, इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसका पूरा अच्छे से रटा होना चाहिए क्योंकि क्या एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले पता नहीं है। तो आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब आया था, इसमें कौन कौन सी वैक्सीन है, कैसे दी जाती है, उनका रूट, उनका राइट, उनकी डोज अच्छे से याद करना है आपको। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कितने में रखना चाहिए, कितने तापमान में संरक्षित रखना? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखना चाहिए। और आप सभी को वैक्सीन रखने का सीक्वेंस भी पता होना चाहिए अच्छे से कि सबसे नीचे कौन सी रखते हैं, उसके ऊपर कौन सी रखते हैं, उसके ऊपर इसका एक जो सीक्वेंस होता है उसको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन सी वैक्सीन कैसे रखते हैं। इसका मैं शॉर्ट वीडियो एक लेके आऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी कि कौन सी वैक्सीन कहाँ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बच्चों में दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक है। आपको बताना है कि बच्चों में जो दस्त रोग जिसे डायरिया कहते हैं उसका सबसे सामान्य कारक क्या है? ऑप्शन ए एडिनोवायरस, ऑप्शन बी रिबोवायरस, ऑप्शन सी रोटावायरस, ऑप्शन डी रिग्नोवायरस, राइनोवायरस जो होता है। तो बच्चों में दस्त रोग का सबसे सामान्य कारक कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी रोटावायरस। आप सभी को बताना है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग रोटावायरस की फर्स्ट डोज कब दी जाती है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। रोटावायरस की फर्स्ट डोज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कब दी जाती है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। डोज मैं बता देती हूँ, 5 ड्रॉप देते हैं। कितना देते हैं? 5 ड्रॉप देते हैं, ओरल देते हैं। अब आपको बताना है कि कब देते हैं फर्स्ट डोज। ये आपके लिए क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, ताज़ा तैयार किए गए ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को भीतर काम में लेना चाहिए कितने घंटे तक या कितने घंटे के अंदर काम में लेना चाहिए? ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 36 घंटे, ऑप्शन डी 48 घंटे। ताज़ा तैयार किए गए ORS को कितने समय के भीतर काम में लेना चाहिए आपको बताना है। उसके बाद अगर उतना टाइम हो जाता है तो उसके बाद फिर यूज नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी 24 घंटे। कितने? 24 घंटे। 24 घंटे तक हम कोई भी अगर घोल तैयार करते हैं तो 24 घंटे तक यूज करते हैं, उसके बाद हम नहीं यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जन्मजात हृदय विकार को साइनोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से जन्मजात हृदय विकार को साइनोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए पल्मोनिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन सी एवोट्रिक स्टेनोसिस, ऑप्शन डी कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जन्मजात हृदय विकार को साइनोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, आपको बताना है। आपने ये बहुत सुना होगा,
TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, TOF का फुल फॉर्म क्या होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य रूप क्या है। बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य रूप क्या है। ऑप्शन ए लिम्फोमा, ऑप्शन बी ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन सी रक्त कैंसर ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी ऑस्टियोरोकोमा ऑस्टियोसाकोमा। तो आपको बताना है कि बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य रूप क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है को कम कर दे, यहाँ पे आगे है डेडनेस को कम करने के लिए अस्पताल में भर्ती बच्चे के अभिभावकों को बच्चे के साथ रुकने को प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए लगाव की समस्या, ऑप्शन बी विरह चिंता, ऑप्शन सी चोट का खतरा, ऑप्शन डी वृद्धि बाधा, फेलियर टू थ्रू। किसको कम करने के लिए अस्पताल में भर्ती बच्चे के अभिभावकों को बच्चों के साथ रुकने को प्रेरित किया जाना चाहिए, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, विरह चिंता या सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी। तो विरह चिंता को कम करने के लिए अस्पताल में भर्ती बच्चे के अभिभावकों को बच्चे के साथ रुकने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि उनका जो एंजाइटी है, वो चिंता है, वो कम की जा सके। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पाइलोरिक संकीर्णता की एक चिकित्सीय अभिव्यक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी पाइलोरिक संकीर्णता की एक चिकित्सीय अभिव्यक्ति है। ऑप्शन ए प्रक्षेपित वमन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ऑप्शन सी प्रत्यावाहन, ऑप्शन सी वसापुरीय, ऑप्शन डी टीटेनसम टीनेसम्स। आपको बताना है कि पाइलोरिक संकीर्णता की एक चिकित्सीय अभिव्यक्ति है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन कि कौन सी पाइलोरिक संकीर्णता की एक चिकित्सीय अभिव्यक्ति है। तो कौन सी है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग या प्रक्षेपित वमन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है जन्म के पश्चात 24 घंटे के भीतर मिकोमियम के निष्कासन में असफलता किसकी सूचक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के पश्चात 24 घंटे के भीतर मिकोमियम के निष्कासन में असफलता किसकी सूचक है। ऑप्शन ए उदरीय भित्ति विकार, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ऑप्शन बी सीलियक रोग, ऑप्शन डी हर्ट्ज-स्प्रंग रोग, ऑप्शन डी तांत्र, क्या लिखा है, आंत्रांत्र, तांत्र। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। अब देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश क्या कैसे देते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है कि 24 घंटे के भीतर मिकोमियम के निष्कासन में असफलता किसकी सूचक है, किसकी सूचक है, बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, हर्ट्ज-स्प्रंग रोग, हर्ट्ज-स्प्रंग रोग या डिजीज। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किसके अतिरिक्त सभी स्तनपान के लाभ हैं। इसमें एक को छोड़कर बाकी सभी ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट हैं, तो वो कौन सा है, उसे फाइंड करना। ऑप्शन ए यह पोषक तत्व प्रदान करता है, राइट है। ऑप्शन ए कोलेस्ट्रम उच्च स्तरीय रोग प्रतिरोधक सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन सी जठरांत्रीय संक्रमणों की संभावना को कम करता है, ऑप्शन डी यह परिपक्व नवजात को पर्याप्त आयरन प्रदान करता है। आपको बताना है किसके अतिरिक्त सभी स्तनपान के लाभ हैं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। यह अपरिपक्व नवजात को पर्याप्त आयरन प्रदान करता है। इसको छोड़कर बाकी सभी ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, भ्रूणीय परिसंचरण में ऑक्सीकृत रक्त किसके द्वारा नाभि रज्जु सिरा या अम्लाइकल वेन में प्रवेश करता है? भ्रूणीय परिसंचरण में ऑक्सीकृत रक्त किसके द्वारा नाभि रज्जु सिरा या अम्लाइकल वेन में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए डक्टस विनोसस, ऑप्शन बी डक्टस आरियोसस आर्टीरियोसस, ऑप्शन सी इंट्राहिपैटिक सिरा, ऑप्शन डी इंट्राहिपैटिक धमनी। आपको बताना है कि भ्रूणीय परिसंचरण में ऑक्सीकृत रक्त किसके द्वारा अम्लाइकल वेन में प्रवेश करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए डक्टस विनोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शिशु में डीपीटी का टीका लगाने का अनुशंसित स्थल है। क्वेश्चन कह रहा है शिशु में डीपीटी का टीका लगाने की अनुशंसित स्थल या जगह है। डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ऑप्शन ए डेल्टॉइड, ऑप्शन बी गुलिटियल, ऑप्शन सी फॉर आर्म, ऑप्शन डी इंट्रावेनस। अनुशंसित स्थल पूछ रहा है कि कहाँ पे लगाएंगे, इस साइट पूछ रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डेल्टॉइड। राइट आंसर ऑप्शन ए डेल्टॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली माता के आहार में क्या बढ़ाने के लिए नर्स उसके महत्व पर जोर देती है? स्तनपान कराने वाली माता के आहार में क्या बढ़ाने के लिए नर्स उसके महत्व पर जोर देती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी विटामिन के। आपको बताना है कि स्तनपान कराने वाली माता के आहार में क्या बढ़ाने के लिए नर्स उसके महत्व पर जोर देती है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कैलोरी। कैलोरी बढ़ाने के लिए महत्व देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ये सभी अच्छे से समझ के आंसर देने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से समय पश्चात जन्मे शिशु के लक्षण हैं? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समय पश्चात जन्मे शिशु के लक्षण हैं? समय पश्चात मतलब पोस्टर्म की बात कर रहा है। ऑप्शन ए मुलायम लचीली त्वचा, ऑप्शन बी लंबे भंगुर हाथों के नाखून, ऑप्शन सी सुविकसित भवें, ऑप्शन डी पैरों के तलुओं में धारियां। इसमें समय पश्चात जन्मे का मतलब है पोस्ट टर्म। कौन सा? पोस्ट टर्म की बात कर रहा है आपसे, जिसका टाइम होता है 42 वीक्स। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। क्वेश्चन नोट भी कर लीजिएगा ये सभी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लंबे भंगुर हाथों के नाखून। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हृदय रोग से पीड़ित शिशु के अभिभावकों की सर्वाधिक सामान्य शिकायत क्या रहती है? क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय रोग से पीड़ित शिशु के अभिभावकों की सर्वाधिक सामान्य शिकायत क्या रहती है? ऑप्शन ए कद में धीमी वृद्धि, ऑप्शन बी धीमा विकास, यहाँ पे धीमा होगा, ऑप्शन सी खाने में परेशानी, ऑप्शन डी बार बार श्वसन तंत्रीय संक्रमण। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। हृदय रोग से पीड़ित शिशुओं के अभिभावकों की सर्वाधिक सामान्य शिकायत क्या रहती है? खाने में परेशानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी खाने में परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित जन्मजात हृदय विकारों में से कौन सा असाइनोटिक विकार है? आपको बताना है निम्नलिखित जन्मजात हृदय विकारों में से कौन सा असाइनोटिक विकार है? ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, ऑप्शन बी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन सी ट्रंकस आर्टियोयोसिस, ऑप्शन डी पेंटेड डक्टस आर्टियोयोसस। बताइए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी, पेंटेड डक्टस आर्टीरियोयोसस, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, नर्स यह अपेक्षा कर सकती है कि एक सामान्य नवजात का वजन डैश में दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन ए 3 माह में, ऑप्शन बी 6 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, ऑप्शन डी 12 माह में। तो आपको बताना है कि नर्स यह अपेक्षा कर सकती है कि एक सामान्य नवजात का वजन दोगुना हो जाएगा। कब हो जाता है दोगुना वजन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 6 माह में। कब? 6 माह में, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, जन्म के समय सामान्य स्वस्थ शिशु की ऊंचाई होती है। जन्म के समय सामान्य स्वस्थ शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 से 18 इंच, ऑप्शन बी 18 से 20 इंच, ऑप्शन सी 20 से 40 इंच, ऑप्शन डी 8 से 10 इंच। जन्म के समय सामान्य स्वस्थ शिशु की ऊंचाई होती है, आपको बताना है। यहाँ पे आपसे इंच में पूछा और आप सभी को ज़्यादातर सेंटीमीटर में पता होता है कि 45 से 50 सेंटीमीटर। कितना? एक स्वस्थ शिशु का जन्म जब होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आपसे इंच में पूछा गया, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंच में तो आप लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन सेंटीमीटर में याद रहता है 45 से 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, 18 से 20 इंच। राइट, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विकास सिर से प्रारंभ होकर धीरे धीरे अधोभाग की ओर बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, विकास सिर से प्रारंभ होकर धीरे धीरे अधोभाग की ओर बढ़ता है, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन ए सिफेलोकॉडल, ऑप्शन बी प्रोक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी उम्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एज। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल यूपी के ही एग्जाम में है, यूपी के साथ साथ एमपी, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, सिफेलोकॉडल, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य स्थल है? ऑप्शन ए फुफ्फुस, ऑप्शन बी जननांग, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी जठरांत्रिय तंत्र, जठरांत्रिय तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य स्थल है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अस्थिमज्जा, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तीव्र दस्त रोग व निर्जलीकरण से पीड़ित एक शिशु का प्रारंभिक नर्सिंग आकलन क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन ए कमजोर त्वचा भराव, ऑप्शन बी निम्न हीमेटोक्रेटिक, ऑप्शन सी फूला हुआ फंटनेले, ऑप्शन डी वजन में वृद्धि। तीव्र दस्त रोग व निर्जलीकरण से पीड़ित एक शिशु का प्रारंभिक नर्सिंग आकलन क्या व्यक्त करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कमजोर त्वचा का भराव। क्या है? कमजोर त्वचा का भराव, राइट आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, 12 माह के बच्चे की श्वसन दर 35 सांस प्रति मिनट है, सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग एक्शन क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 माह के बच्चे की श्वसन दर 35 सांस प्रति मिनट है, सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए चिकित्सक को सूचित करना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन देना, ऑप्शन सी 15 मिनट में पुनः श्वसन दर का आकलन करना, ऑप्शन डी प्रेक्षण का दस्तावेजीकरण करना। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेक्षण का दस्तावेजीकरण करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बताएंगे 30 क्वेश्चन में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। और साथ में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में स्कोर क्या रहा। मैं वेट करूँगी।